हम सब, ये माइक, हमारी कॉफी, मतलब प्रैक्टिकली सब कुछ एटम से बना है। लेकिन कभी सोचा है ये टाइनी एटम्स, ये छोटे छोटे कण आपस में चिपकते क्यों हैं? व्हाट्स द एक्चुअल ग्लू होल्डिंग मैटर टुगेदर? आज की इस चर्चा में हम इसी अनोखे कनेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हमारे पास कुछ टेक्स्ट बुक मटेरियल और कुछ एक्सपर्ट वीडियोस हैं जिनसे हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और फंडामेंटली बात यह है कि एटम्स कंबाइन करते हैं क्योंकि वो चिल करना चाहते हैं, मतलब एक लोअर एनर्जी स्टेट में जाना चाहते हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। ये नेचर का बैलेंस ढूंढने का तरीका है। अच्छा। और इसे समझने के लिए टाइम के साथ कई मॉडल्स, कई थ्योरीज आई हैं, जैसे बिल्कुल बेसिक कौसल ल्यूइस आइडियाज से लेकर VSEPR थ्योरी जो शेप्स बताती है, और फिर क्वांटम मैकेनिक्स वाली थोड़ी एडवांस थ्योरीज, वैलेंस बॉन्ड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज। तो हमारा मिशन या कहें कि कोशिश ये है कि हम समझें कि एटम्स क्यों और कैसे जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल्स को उनकी वो खास शेप्स कैसे मिलती हैं, और इस सब के पीछे की साइंस क्या है। ओके, तो फिर शुरू करते हैं इस केमिस्ट्री पजल को सुलझाना। सबसे पहले एक बेसिक सा रूल है जो काफी मदद करता है शुरू में, ऑक्टेट रूल। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। एटम्स अपने सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, नोबल गैसेस की तरह जो काफी स्टेबल होती हैं, इनर्ट होती हैं। G.N. लुइस ने तो इसे इमेजिन भी किया था कि एटम एक कर्नल जैसा है, मतलब न्यूक्लियस और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर एक क्यूब के कोनों पर जैसे बैठे हों। अच्छा, क्यूब के कोने मतलब 8। हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यही 8 इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेबल अरेंजमेंट माना गया। ठीक है, तो ये मैजिक नंबर 8 पाने के लिए एटम्स क्या करते हैं? मेनली 2 रास्ते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कर लें, मतलब गेन या लूज करें, इससे बनता है आयोनिक बॉन्ड। या फिर इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लें, साझेदारी कर लें, इससे बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। राइट। लुइस ने इसको दिखाने के लिए सिंपल सिंबल्स भी दिए थे, एलिमेंट का सिंबल और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डॉट्स की तरह। इससे एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब वैलेंस का अंदाजा लग जाता है। राइट। और कॉसेल ने खास तौर पर यह पॉइंट आउट किया था कि पीरियोडिक टेबल के किनारों को देखो। मेटल्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और नॉन मेटल्स जैसे हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन बनाते हैं, और दोनों ही क्या अचीव कर लेते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल हो गए। फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। हाँ, तो यही है आयोनिक बॉन्ड। जैसे अपना कॉमन सॉल्ट NaCl। सोडियम Na एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन Cl ले लेता है, बन गए Na+ और Cl- आयंस। बिल्कुल। और फिर ये अट्रैक्शन से जुड़कर सॉलिड क्रिस्टल बना लेते हैं। या जैसे CaF2 में कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है और 2 फ्लोरीन एटम एक ले लेते हैं, तो बन गया Ca2+ और 2 F- आयंस। सही। और दूसरी तरफ है कोवैलेंट बॉन्ड, जहां शेयरिंग होती है। जैसे Cl2 मॉलिक्यूल, दोनों Cl एटम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक शेयर्ड पेयर बनाते हैं। इससे दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। अच्छा, दोनों का काम बन गया। हाँ, पानी H2O में भी यही होता है, CCl4 में भी यही होता है, शेयरिंग। और लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स इन्हीं शेयर्ड पेयर्स, जिन्हें बॉन्ड पेयर्स कहते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को जो बॉन्ड नहीं बनाते, लोन पेयर्स, दिखाते हैं। रूल्स क्या हैं इसके? सिंपल से है, हर बॉन्ड एक शेयर्ड पेयर से बनता है, हर एटम कम से कम एक इलेक्ट्रॉन देता है उस पेयर के लिए, और शेयरिंग से एटम्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन के लिए 2, बाकियों के लिए 8 पा लेते हैं। और ये शेयरिंग एक पेयरिटी हो सकती है, सिंगल बॉन्ड जैसे H-H में। बिल्कुल। 2 पेयर्स की हो सकती है, डबल बॉन्ड जैसे O=C=O, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल। या फिर 3 पेयर्स की भी, ट्रिपल बॉन्ड जैसे N=N, नाइट्रोजन में। बिल्कुल। और लुइस स्ट्रक्चर बनाने का एक तरीका भी है। पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, अगर आयन है तो चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स घटा या बढ़ा दो। फिर एटम्स को जोड़कर एक बेसिक ढांचा, स्केलेटन बनाओ। अक्सर जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो सेंटर में आता है। ओके। फिर सिंगल बॉन्ड्स बनाओ सबके बीच। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए उन्हें लोन पेयर्स की तरह लगाओ, या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स डबल ट्रिपल बनाने में यूज करो ताकि सबका ऑक्टेट पूरा हो जाए, हाइड्रोजन का डुप्लेट। लेकिन आपने शुरू में कहा था ये ऑक्टेट रूल एक गाइडलाइन जैसा है, हमेशा काम नहीं करता। सही पकड़ा, ये बहुत यूजफुल है, खासकर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए।
पर ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इसकी काफ़ी लिमिटेशंस हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे BeH2, BCl3। इसे कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अच्छा। कुछ मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ऑड होते हैं। अब इसमें सबका ऑक्टेट कैसे पूरा होगा? जैसे NO, NO2, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं। ये तो गड़बड़ है। और फिर पीरियड 3 और उसके आगे के एलिमेंट्स के पास क्या होता है? एक्स्ट्रा d ऑर्बिटल्स। तो वो अपने वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी रख सकते हैं। इसे कहते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट, जैसे PF5, SF6, H2SO4। अरे हाँ, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। बिल्कुल, यहाँ तक कि कुछ नोबल गैसेस भी कंपाउंड्स बनाती हैं, जैसे XeF2। ऑक्टेट रूल तो यहाँ बिल्कुल फेल हो गया। और सबसे बड़ी बात, ये रूल मॉलिक्यूल की एक्चुअल 3D शेप या उसकी एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बताता। शेप की बात आई तो उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है शायद, फॉर्मल चार्ज। हाँ, फॉर्मल चार्ज। ये बेसिकली लुईस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब किताब रखने का एक तरीका है, मतलब एक तरह का बुक कीपिंग टूल। हर एटम को एक फॉर्मल चार्ज देते हैं, जिसका फॉर्मूला है फ्री एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स और आधे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा। ओजोन O3 इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एटम्स पर अलग अलग फॉर्मल चार्ज आते हैं, पर ध्यान रखना, ये एटम पर कोई रियल चार्ज नहीं है। ये बस हमें ये चुनने में मदद करता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बन सकते हैं तो कौन सा ज्यादा स्टेबल या ज्यादा संभावित है। कौन सा वाला? आमतौर पर वो जिसमें फॉर्मल चार्जेस सबसे कम हो या 0 के ज्यादा करीब हो। ठीक है, तो अब वापस आयोनिक बॉन्ड्स पर आते हैं। आपने कहा था एटम्स इलेक्ट्रॉन लेते देते हैं, तो आयोनिक कंपाउंड बनेगा या नहीं, ये किन बातों पर निर्भर करता है? हाँ, इसमें 2 मेन फैक्टर्स हैं। पहला, एटम से आयन बनाना कितना आसान या मुश्किल है। इसमें 2 एनर्जीज आती हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, एनर्जी लगती है। ठीक। और दूसरी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब जब एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनर्जी में कितना चेंज आता है। ये नेगेटिव एनर्जी रिलीज भी हो सकती है या पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़े भी। अच्छा, और दूसरा फैक्टर? दूसरा फैक्टर है कि जब ये आयंस बन जाते हैं तो सॉलिड स्टेट में वो किस तरह से अरेंज होते हैं, मतलब क्रिस्टल लैटिस में उनका अरेंजमेंट। तो आमतौर पे कब बनता है आयोनिक बॉन्ड आसानी से? आमतौर पे तब जब एक एलिमेंट के आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो, जैसे मेटल्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और दूसरे की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी नेगेटिव हो, जैसे नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। और सॉलिड स्टेट में ये आयंस एक बहुत ही रेगुलर 3D पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, जिसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और ये आयंस आपस में मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्बिक फोर्स से जुड़े रहते हैं, जैसे NaCl का रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। पर यहाँ एक पजल था जो आपने पहले मेंशन किया था। अगर हम सिर्फ Na से Na+ बनाने की एनर्जी यानी आयनाइजेशन और Cl से Cl- बनाने की एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन गेन को देखें तो ओवरऑल हमें एनर्जी देनी पड़ती है NaCl के लिए प्लस 147.1 किलो जूल मोल। तो अगर आयन बनाने में एनर्जी लग रही है तो फिर NaCl इतना स्टेबल क्यों है, वो बनता ही क्यों है? एग्जैक्टली, यहीं पर असली कहानी है, और इसका जवाब है लैटिस एंथैल्पी। जब वो गैशियस Na+ और Cl- आयंस पास आकर सॉलिड NaCl क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं ना, तो बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। कितनी? NaCl के केस में लगभग -788 किलो जूल मोल। ये इतनी ज्यादा एनर्जी है कि आयन बनाने में जो थोड़ी सी एनर्जी लगी थी, प्लस 147.1, उसको आसानी से ओवरकम कर देती है, और नेट रिजल्ट होता है एनर्जी का रिलीज होना। अरे वाह! तो आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी का असली राज सिर्फ ऑक्टेट पूरा होने में नहीं, बल्कि जबरदस्त लैटिस एंथैल्पी में छिपा है। लैटिस एंथैल्पी को डिफाइन भी ऐसे करते हैं, 1 मोल आयोनिक सॉलिड को पूरी तरह से तोड़कर गैशियस आयंस बनाने में लगने वाली एनर्जी। समझ गया, कमाल है। अब कोवलेंट बॉन्ड्स के कुछ पैरामीटर्स देखते हैं। पहला, बॉन्ड लेंथ। ये क्या है? बॉन्ड लेंथ मतलब 2 जुड़े हुए एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की एवरेज दूरी जब सिस्टम सबसे स्टेबल हो, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी टेक्निक से नापते हैं। ठीक है।
और बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल होता है सेंट्रा एटम के आसपास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच का एंगल डिग्री में नापते हैं और यही मॉलिक्यूल की शेप डिसाइड करने में मदद करता है, जैसे पानी में HOH एंगल। और एक और जरूरी चीज बॉन्ड की मजबूती। हाँ, उसे कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। ये बताती है कि बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। डेफिनेशन है गैसियस स्टेट में एक खास तरह के 1 मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, kJ मोल में। जैसे HH बॉन्ड तोड़ने में 435.8 kJ मोल लगती है। NN ट्रिपल बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, करीब 946 kJ मोल लगती है उसे तोड़ने में। ओके। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी उतना मजबूत बॉन्ड। अच्छा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जैसे पानी H2O, पहला OH बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी और दूसरा OH बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी थोड़ी अलग हो सकती है, इसलिए वहां हम एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं। एक टर्म और सुना है, बॉन्ड ऑर्डर। ये क्या है? बॉन्ड ऑर्डर लुईस थ्योरी के हिसाब से तो बहुत सिंपल है। 2 एटम्स के बीच कितने बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड का ऑर्डर 1, डबल का 2, ट्रिपल का 3। अच्छा, सिंपल। हाँ, और एक जनरल ट्रेंड देखा जाता है, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बॉन्ड एंथैल्पी यानी स्ट्रेंथ बढ़ती है और बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है, बॉन्ड छोटा और मजबूत होता जाता है। ठीक है। अब कभी-कभी ऐसा होता है कि एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल को ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पाता, जैसे आपने ओजोन का जिक्र किया था। लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से एक सिंगल और एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, पर एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि O3 में दोनों OO बॉन्ड की लंबाई बिल्कुल बराबर है और ये लंबाई सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच की है। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक क्लासिक केस है जहां लुईस स्ट्रक्चर अकेला काफी नहीं है और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है रेजोनेंस का। रेजोनेंस में हम क्या करते हैं कि जब एक लुईस स्ट्रक्चर काफी ना हो तो हम उस मॉलिक्यूल के लिए एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन्हें कैनोनिकल फॉर्म्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इनकी क्या खासियत होती है? इन सब की एनर्जी लगभग बराबर होती है, एटम्स की पोजीशन वही रहती है, बस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग होता है। तो असली मॉलिक्यूल कैसा होता है? बहुत अच्छा सवाल। असली मॉलिक्यूल इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि वो इन सभी कैनोनिकल फॉर्म्स का एक मिला जुला रूप, एक एवरेज या हाइब्रिड होता है, जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। और यही रेजोनेंस हाइब्रिड मॉलिक्यूल की असली प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, जैसे ओजोन में दोनों बॉन्ड लेंथ का बराबर होना। अच्छा। रेजोनेंस मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी देता है। ये हाइब्रिड की एनर्जी कैनोनिकल फॉर्म से कम होती है, पर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कैनोनिकल फॉर्म्स रियल नहीं है। मॉलिक्यूल इनके बीच स्विच नहीं करता रहता। मॉलिक्यूल की एक ही सच्चाई है, वो रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके। अब बात करते हैं बॉन्ड्स की पोलैरिटी की। हाँ, क्या कोई बॉन्ड 100% आयोनिक या 100% कोवेलेंट होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक स्पेक्ट्रम जैसा है। जब बिल्कुल एक जैसे एटम्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे H2, O2, N2, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल बीच में रहता है, दोनों एटम्स उसे बराबर खींचते हैं। ये हुआ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। लेकिन जब अलग-अलग एटम्स के बीच बॉन्ड बनता है, जिनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग-अलग है, जैसे HF या HCl, हाँ। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे F या Cl, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है। इससे उस एटम पर थोड़ा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा माइनस, और दूसरे एटम पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा प्लस आ जाता है। इसी को कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और इस चार्ज सेपरेशन से क्या होता है? इससे मॉलिक्यूल में एक डायपोल मोमेंट पैदा होता है। डायपोल मोमेंट बेसिकली चार्ज Q और उनके बीच की दूरी R का प्रोडक्ट है। μ = Q × R। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी डायरेक्शन भी होती है पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ। ओके। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो ओवरऑल डायपोल मोमेंट होता है, वो अलग-अलग बॉन्ड्स की डायपोल मोमेंट्स का वेक्टर सम होता है। ऑलराइट। और ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पर बहुत डिपेंड करता है। जैसे पानी H2O, वो बेंड शेप का है, तो दोनों OH बॉन्ड की डायपोल मोमेंट्स ऐड होकर एक नेट डायपोल मोमेंट देते हैं। हाँ। पानी पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिनियर है। इसमें 2 C डबल बॉन्ड्स हैं, दोनों पोलर हैं, पर उनकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। बिल्कुल, वेक्टर सम 0 हो जाता है। तो CO2 ओवरऑल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, भले ही उसके बॉन्ड्स पोलर हैं। NH3 और NH3 का केस बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। दोनों की शेप पिरामिडल है, दोनों में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है,
फ्लोरीन हाइड्रोजन से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लगना तो चाहिए कि NF3 का डाइपोल मोमेंट NH3 से ज्यादा होगा। हाँ, इंट्यूटिवली तो यही लगता है। पर होता उल्टा है, NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? इसका रीजन है लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। NH3 में तीनों NH बॉन्ड्स के डाइपोल मोमेंट्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर है और जो लोन पेयर का ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है वो लगभग एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो वो जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अच्छा। जबकि NF3 में तीनों NF बॉन्ड्स का रिजल्टेंट वेक्टर नीचे की तरफ होता है, F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन लोन पेयर का मोमेंट ऊपर की तरफ होता है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को काफी हद तक कैंसिल कर देते हैं। ओह, समझ गया। नतीजा, NF3 का नेट डाइपोल मोमेंट काफी कम हो जाता है NH3 के मुकाबले। तो सिर्फ बॉन्ड पोलैरिटी नहीं, ज्योमेट्री और लोन पेयर्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लुईस स्ट्रक्चर ने बताया कौन किससे जुड़ा है, रेजोनेंस ने कुछ स्पेशल केसेस संभाले, डाइपोल मोमेंट ने पोलैरिटी बताई, लेकिन मॉलिक्यूल की एक्चुअल 3D शेप, लुईस स्ट्रक्चर तो फ्लैट होता है पेपर पर। हाँ, शेप्स के लिए लुईस थ्योरी काफी नहीं थी। उसके लिए आई VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसका आइडिया बहुत सिंपल और इंट्यूटिव है। क्या है आइडिया? ये कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे वो बॉन्डिंग पेयर्स हों जो बॉन्ड बना रहे हैं या लोन पेयर्स हों जो बॉन्ड नहीं बना रहे, वो सब नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। जाहिर सी बात है। इसलिए वो स्पेस में अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि उनके बीच रिपल्शन कम से कम हो। मतलब वो एक दूसरे से ज्यादा दूर रहना चाहेंगे। इसमें सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात है रिपल्शन का ऑर्डर। कौन किसको ज्यादा धक्का देता है? सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है दो लोन पेयर्स के बीच, LP-LP। उससे कम होता है एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के बीच, LP-BP। और सबसे कम रिपल्शन होता है दो बॉन्ड पेयर्स के बीच, BP-BP। लोन पेयर सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि लोन पेयर्स सिर्फ एक ही न्यूक्लियस से जुड़े होते हैं, तो वो ज्यादा फैले हुए होते हैं स्पेस में, ज्यादा जगह घेरते हैं। बॉन्डिंग पेयर्स दो न्यूक्लियस के बीच खिंचे रहते हैं, तो वो ज्यादा लोकलाइज्ड होते हैं। और यही जो लोन पेयर्स का एक्स्ट्रा रिपल्शन है, इसी की वजह से मॉलिक्यूल्स की शेप अक्सर आइडियल ज्योमेट्री से थोड़ी सी बिगड़ जाती है और बॉन्ड एंगल्स भी बदल जाते हैं। तो VSEPR से शेप कैसे पता लगाते हैं? हम मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक जिनमें सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है, दूसरे जिनमें लोन पेयर है। अगर कोई लोन पेयर नहीं है, जैसे BeCl2, BF3, CH4, PCl5, SF6, तो शेप सीधी सीधी इलेक्ट्रॉन पेयर्स के नंबर पर डिपेंड करती है। 2 पेयर्स मतलब लीनियर, 3 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, 4 मतलब टेट्राहीड्रल, 5 मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 मतलब ऑक्टाहीड्रल। ठीक है, ये तो ज्योमेट्री हो गई। हाँ, लेकिन अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर्स भी हैं, तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट, जिसे इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री कहते हैं, तो वैसा ही रहेगा, पर मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल शेप हम देखते हैं वो सिर्फ एटम्स की पोजीशन से बनती है। लोन पेयर्स को हम शेप में काउंट नहीं करते। अच्छा, उदाहरण? जैसे अमोनिया NH3, नाइट्रोजन पर 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर, टोटल 4 पेयर, तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो टेट्राहीड्रल है। लेकिन लोन पेयर को हटा दें तो एटम्स की शेप कैसी दिखती है? ट्राइगोनल पिरामिडल। और एंगल? एंगल भी बदल जाता है। वो जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर्स को ज्यादा धक्का देता है, LP-BP, BBP रिपल्शन, तो HNH एंगल आइडियल टेट्राहीड्रल 109.5 डिग्री से कम होकर करीब 107 डिग्री हो जाता है। और पानी H2O? पानी में ऑक्सीजन पर 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर, टोटल फिर से 4 पेयर। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहीड्रल, पर 2 लोन पेयर्स को हटा दे तो शेप कैसे दिखती है? बेंट या V शेप। और एंगल? यहाँ तो 2 लोन पेयर हैं। हाँ, तो यहाँ रिपल्शन और भी ज्यादा होगा, खासकर 2 लोन पेयर्स के बीच का LP-LP रिपल्शन सबसे ज्यादा। तो HOH एंगल और भी कम होकर करीब 104.5 डिग्रीज हो जाता है। समझ गया। तो लोन पेयर्स शेप और एंगल दोनों को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। VSEPR थ्योरी खासकर P ब्लॉक कंपाउंड्स के बेसिक शेप्स को काफी अच्छे से प्रिडिक्ट कर लेती है, लेकिन इसका कोई मजबूत थ्योरेटिकल बेसिस नहीं है। ये ज्यादातर ऑब्जर्वेशंस और इंट्यूशन पर आधारित है।
ये नहीं बताती कि बॉन्ड असल में बनते कैसे हैं ऑर्बिटल लेवल पर। सही कहा। तो VSEPR शेप बताती है, पर क्यों का जवाब क्वांटम मैकेनिक्स से आता है। यही पर एंट्री होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। हाँ, वीबी थ्योरी हाइटलर, लंडन और बाद में पॉलिंग ने इसे डेवलप किया। बॉन्ड बनने को एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के टर्म्स में समझाती है। जैसे H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, 2 हाइड्रोजन एटम्स पास आते हैं। जब वो पास आते हैं तो नए अट्रैक्टिव फोर्सेस, एक का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन, और रिपल्सिव फोर्सेस, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस काम करने लगते हैं। एक खास दूरी पर अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा हो जाते हैं, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है और एक मिनिमम एनर्जी स्टेट पर पहुंचकर स्टेबल H2 मॉलिक्यूल बन जाता है। और एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, एनर्जी रिलीज होती है जिससे हम बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं, और वो मिनिमम एनर्जी वाली दूरी बॉन्ड लेंथ कहलाती है। तो वीबी थ्योरी का कोर आइडिया है ऑर्बिटल ओवरलैप के हाफ फिल्ड एक इलेक्ट्रॉन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्शली मर्ज होते हैं, यानी ओवरलैप करते हैं, और उनके इलेक्ट्रॉन्स जिनका स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए पेयर अप हो जाते हैं। और जितना ज्यादा ओवरलैप होता है उतना ही मजबूत बॉन्ड बनता है। ठीक है। पर प्रॉब्लम तब आई जब इस सिंपल ओवरलैप कॉन्सेप्ट को पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पर लगाने की कोशिश की गई, खासकर उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज यानी शेप समझाने में। जैसे मीथेन CH4। हाँ, मीथेन क्लासिक एग्जाम्पल है। कार्बन के वैलेंस शेल में एक 2s ऑर्बिटल है और 3 2p ऑर्बिटल्स px, py, pz है। अगर ये सीधे सीधे हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करें तो क्या होना चाहिए? 3 CH बॉन्ड PS ओवरलैप से एक दूसरे से 90 डिग्री पर होने चाहिए, क्योंकि p ऑर्बिटल्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और चौथा CH बॉन्ड SS ओवरलैप से अलग तरह का और अलग एंगल पर होना चाहिए। लेकिन मीथेन तो टेट्राहेड्रल है, सारे बॉन्ड एक जैसे और एंगल 109.5 डिग्री। एग्जैक्टली। सिंपल ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी यहाँ फेल हो गई। अमोनिया 107 डिग्री और पानी 104.5 डिग्री के एंगल्स भी सिंपल p ऑर्बिटल ओवरलैप 90 डिग्री से मैच नहीं करते हैं। तो इस पजल को कैसे सुलझाया गया? इसे सुलझाया लाइनस पॉलिंग ने एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट से, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग। हाँ, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। पॉलिंग ने कहा कि बॉन्ड बनाने से पहले सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी थोड़ी अलग अलग हो सकती है, जैसे कार्बन के 2s और 2p, आपस में मिक्स होकर या इंटरमिक्स होकर बिल्कुल नए एक जैसे ऑर्बिटल्स का सेट बनाते हैं। इन नए ऑर्बिटल्स को कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इनकी क्या खासियत है? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, और ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एनर्जी और शेप में बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले ज्यादा अच्छे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं और ये स्पेस में खास डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होते हैं, ताकि उनके बीच रिपल्शन मिनिमम हो, और यही मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करता है। तो मीथेन के केस में क्या हुआ? मीथेन के CH4 के केस में कार्बन का एक 2s और 3 2p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर 4 1 + 3 = 4 नए आइडेंटिकल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। sp3। हाँ, क्योंकि एक s और 3p ऑर्बिटल मिक्स हुए, और ये 4 sp3 ऑर्बिटल्स स्पेस में एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में पॉइंट करते हैं, जिनके बीच एंगल 109.5 डिग्री होता है, मिनिमम रिपल्शन वाली ज्योमेट्री। फिर कार्बन के ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 हाइड्रोजन एटम्स के 1s ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके 4 आइडेंटिकल CH सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। बिंगो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्सप्लेन हो गई। बिल्कुल। इसी तरह अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। 4 sp3 ऑर्बिटल बनते हैं, एक में लोन पेयर रहता है और बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। शेप पिरामिडल, एंगल 107 डिग्री, लोन पेयर के रिपल्शन से कम हो गया। पानी H2O में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 4 sp3 ऑर्बिटल, 2 में लोन पेयर्स, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। शेप बेंट या वी शेप, एंगल 104.5 डिग्री, 2 लोन पेयर्स के ज्यादा रिपल्शन से और कम हो गया। हाइब्रिडाइजेशन से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को भी समझ सकते हैं। हाँ, जब ऑर्बिटल्स हेड ऑन या एंड टू एंड ओवरलैप करते हैं,
न्यूक्लियस को जोड़ने वाली एक्सिस के अलोंग, तो बनता है सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड होता है। ये SS, SP, PP, एंडॉन या हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन सकता है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और जब p ऑर्बिटल्स साइडवेज ओवरलैप करते हैं, एक्सिस के ऊपर और नीचे पैरेलल, तो बनता है पाई बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है क्योंकि इसमें ओवरलैप कम होता है। तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। जैसे इथाइन में बिल्कुल। इथीन C2H6 में CC सिंगल बॉन्ड सिग्मा sp3 ओवरलैप है। CH बॉन्ड्स भी सिग्मा sp3s है। इथीन C2H4 में CC डबल बॉन्ड है। इसमें एक सिग्मा sp2 ओवरलैप और एक पाई pp साइडवेज ओवरलैप है। CH बॉन्ड्स सिग्मा sp2 हैं। कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। इथाइन C2H2 में C ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें एक सिग्मा sp ओवरलैप और 2 पाई बॉन्ड्स, 2 pp साइडवेज ओवरलैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। CH बॉन्ड सिग्मा sp2 है। कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। ज्योमेट्री लीनियर। और डी ऑर्बिटल्स भी हिस्सा ले सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। हाँ, तीसरे पीरियड और उसके आगे के एलिमेंट्स के लिए डी ऑर्बिटल्स भी अवेलेबल होते हैं। जैसे PCl5 में फॉस्फोरस sp3d हाइब्रिडाइज्ड होता है। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री देते हैं। SF6 में सल्फर sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन के साथ मिलकर शेप्स और बॉन्डिंग को काफी हद तक समझा देती है, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां थीं, खासकर कुछ मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझाने में। सही कहा। और यहीं पर आती है हमारी अगली और ज्यादा एडवांस थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MO थ्योरी। ये VB थ्योरी से फंडामेंटली अलग है। कैसे? VB थ्योरी मानती है कि इलेक्ट्रॉन एटम के अपने ऑर्बिटल्स में रहते हैं जो बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैप करते हैं। MO थ्योरी कहती है कि जब एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर बिल्कुल नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो किसी एक एटम के नहीं बल्कि पूरे मॉलिक्यूल के होते हैं। इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स MOs। और एटम्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिर इन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहते हैं। अच्छा, तो एटॉमिक ऑर्बिटल की जगह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स AOs कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स MOs बनते हैं। जैसे अगर 2 AOs कंबाइन होते हैं तो 2 MOs बनेंगे। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, जिसकी एनर्जी ओरिजिनल AOs से कम होती है। ये मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाता है। दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO, जिसकी एनर्जी ओरिजिनल AOs से ज्यादा होती है। ये मॉलिक्यूल को डीस्टेबल बनाता है। इसे स्टार लगाकर दिखाते हैं, जैसे सिग्मा या पाई। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हैं इनमें? बिल्कुल वैसे ही जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भरते थे। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पहले कम एनर्जी वाले भरो। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के। और हंड्स रूल, बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरो फिर पेयरिंग करो। MO थ्योरी से हम क्या-क्या पता लगा सकते हैं? कई चीजें। पहली, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी। हम बॉन्डिंग MOs में इलेक्ट्रॉन्स NB और एंटी बॉन्डिंग MOs में इलेक्ट्रॉन्स NA गिनते हैं। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से NB NA, तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अगर बराबर या कम है तो अनस्टेबल। अच्छा, और? दूसरी चीज, बॉन्ड ऑर्डर। इसका फॉर्मूला है हाफ NB NA। अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आता है 1 2 3 तो मॉलिक्यूल स्टेबल है। अगर 0 या नेगेटिव आता है तो अनस्टेबल है या एग्जिस्ट नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 मोटे तौर पर सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड को दिखाते हैं। ठीक है। तीसरा? तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैग्नेटिक नेचर। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। और इसी ने ऑक्सीजन का केस सॉल्व किया था। एग्जैक्टली। ये MO थ्योरी का सबसे बड़ा ट्रायम्फ था। VB थ्योरी के हिसाब से ऑक्सीजन O2 में
डबल बॉन्ड है और सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने चाहिए, यानी डायामैग्नेटिक। लेकिन एक्सपेरिमेंटली O2 पैरामैग्नेटिक है। और एमओ थ्योरी ने क्या बताया? जब हम O2 का एमओ डायग्राम बनाते हैं, जिसका एनर्जी ऑर्डर N2 तक के मॉलिक्यूल से थोड़ा अलग होता है, तो पता चलता है कि सबसे आखिर के 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 अलग-अलग पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाते हैं और हंट्स रूल के हिसाब से वो अनपेयर्ड रहते हैं। अरे वाह! तो एमओ थ्योरी ने O2 के पैरामैग्नेटिज्म को बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया। इसके लिए एक क्विक ट्रिक भी है 20 इलेक्ट्रॉन तक के लिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनो, अगर ऑड नंबर है तो पक्का पैरामैग्नेटिक, अगर इवन है तो डायामैग्नेटिक। हमेशा? नहीं, 2 एक्सेप्शन है। 10 इलेक्ट्रॉन जैसे B2 और 16 इलेक्ट्रॉन जैसे O2 वाले इवन होकर भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। अच्छा, और बॉन्ड ऑर्डर का भी कुछ शॉर्टकट था? हाँ, 14 इलेक्ट्रॉन्स N2 पर बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होता है 3। फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होता जाता है सिमेट्रिकली, जैसे 13 या 15 पर 2.5, 12 या 16 पर 2.0, 11 या 17 पर 1.5 एंड सो ऑन। कमाल है। तो ये थी मेजर बॉन्डिंग थ्योरीज। अब जल्दी से कुछ स्पेशल टाइप के बॉन्ड्स भी देख लेते हैं। हाँ, पहला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या भला है? ये असल में एक डाइपोल-डाइपोल इंटरैक्शन का स्पेशल केस है। जब हाइड्रोजन एटम किसी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, खासकर फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन FON से कोवैलेंटली जुड़ा होता है, हाँ। तो वो बॉन्ड बहुत पोलर हो जाता है। H पर काफी ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस और FON पर पार्शियल नेगेटिव डेल्टा माइनस। अब ये जो नंगा सा डेल्टा प्लस H है, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के FON एटम पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड से काफी वीक होता है। ये कितने तरह का होता है? मेनली 2 तरह का। इंटरमॉलिक्यूलर यानी अलग-अलग मॉलिक्यूल्स के बीच, जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच या अमोनिया के या HF के। इसी इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की वजह से पानी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, जबकि उससे भारी H2S गैस है, क्योंकि सल्फर उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। हाँ, ये बॉइलिंग पॉइंट विस्कोसिटी जैसी प्रॉपर्टीज को बहुत इफेक्ट करता है। बिल्कुल। और दूसरा टाइप है इंट्रामॉलिक्यूलर, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। इसमें मॉलिक्यूल अपने आप में ही H बॉन्ड बना लेता है। इससे क्या होता है? इससे वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड नहीं बना पाता। इसलिए ऐसे कंपाउंड्स अक्सर ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है। अगला स्पेशल टाइप, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं शायद। हाँ, ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल टाइप है। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो पूरा का पूरा सिर्फ एक एटम से आता है, जिसे डोनर कहते हैं। और दूसरा एटम जिसके पास खाली ऑर्बिटल होता है, वो उस पेयर को एक्सेप्ट करता है, उसे एक्सेप्टर कहते हैं। डोनर के पास लोन पेयर होना चाहिए। इसे दिखाते कैसे हैं? इसे एरो से दिखाते हैं, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, या फिर फॉर्मल चार्जेस लगाकर डोनर पर प्लस, एक्सेप्टर पर माइनस, जैसे अमोनियम आयन में NH4+ बनने में NH3 डोनर अपना लोन पेयर H+ आयन एक्सेप्टर को देता है, या H3O+ आयन में पानी H+ को लोन पेयर देता है, या NH3 और BF3 के बीच बनने वाला अडक्ट H3N BF3। अच्छा, और आखिर में मल्टी सेंटर बॉन्ड्स। ये क्या चीज है? ये और भी खास है। ये कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स में मिलते हैं, जहां नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सबसे फेमस एग्जाम्पल है डाइबोरेन में मिलने वाला बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड। हाँ, क्योंकि उसकी शेप थोड़ी केले जैसी दिखती है। ये असल में एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। मतलब 3 एटम्स BHB सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं। वाओ, ये तो बड़ा अजीब है ना? नेचर स्टेबिलिटी पाने के लिए बड़े अनोखे तरीके निकाल लेती है। BeH2 के पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में या Al2CH36 के डाइमर में भी ऐसे ब्रिजिंग बॉन्ड्स मिलते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि एटम्स स्टेबिलिटी पाने के लिए कितने अलग-अलग, कितने क्रिएटिव तरीकों से जुड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर, आयोनिक, बराबर की शेयरिंग कोवैलेंट, एक तरफा शेयरिंग कोऑर्डिनेट,
एक खास तरह का अट्रैक्शन H बॉन्ड और यहाँ तक कि कई सेंटर्स के बीच इलेक्ट्रॉन शेयर करना मल्टी सेंटर। हाँ, और इन अलग-अलग बॉन्ड्स को और उनसे बनने वाले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमने कई मॉडल्स देखे। लुईस स्ट्रक्चर्स, VSEPR थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन के साथ, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हर मॉडल की अपनी खूबियां और कमियां हैं। और अंत में यही बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर ही तो तय करते हैं कि कोई सब्सटेंस कैसा बिहेव करेगा। बिल्कुल, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो सॉलिड होगा, लिक्विड या गैस, वो दूसरों से कैसे रिएक्ट करेगा, सब कुछ। केमिस्ट्री का कोर, उसका दिल बॉन्डिंग में ही है। हमने ये सब थ्योरीज डिस्कस की जो अभी तक ज्ञात मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती हैं, पर सोचते हैं क्या ये मॉडल्स इतने सक्षम हैं कि भविष्य में खोजे जाने वाले बिल्कुल नए, शायद अनएक्सपेक्टेड किस्म के बॉन्ड्स या मॉलिक्यूल्स को भी प्रिडिक्ट कर सकें? क्या कोई ऐसी बॉन्डिंग भी हो सकती है जो इन थ्योरीज के दायरे से बाहर हो? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है आगे सोचने के लिए। इस गहरी और रोमांचक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।